हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और कल हमने बेसिक्स पढ़े थे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के। आज बेटा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। रिलेशन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे बेटा वो कल हमने पढ़ लिए थे और वही कंसेप्ट यूज करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे और जितना आसानी से हो सकेगा आपको बताएंगे कितने इजीली और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मुझे बताना है कि ये जो नीचे रिलेशन दे रखे हैं ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। पहला पार्ट क्या है बेटा, रिलेशन आर इन द सेट। मुझे सेट दे रखा ए 1 से लेके 14 एलिमेंट है। डिफाइन कैसे, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, मतलब पेयर है इसमें कौन और आपस में रिलेशन क्या उनका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा कि आर में कौन कौन सी पेयर आते हैं, आर को बनाएंगे, फिर उसके बाद में आपको बताते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसे नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेट ए मैंने लिख दिया है, आर लिख दिया। अब मैंने आपको कल भी बेटा बेसिक्स में बताया था, बच्चे यही गलती करते हैं। आपके पास हमेशा दो सेट होते हैं, अगर एक सेट दिए तो दूसरा सेट भी आपके पास ए ही है, सेम ही लेना आपने। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आर मुझे दे रखा है। अब यहाँ देखो बेटा, इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन सबको मैं क्या बोलूंगा, एक्स, और इन सबको मैं बोलूंगा वाई। और यहाँ पे मुझे रिलेशन दे रखा है, तो क्या दे रखा था बेटा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। या फिर यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, 3x। ठीक है, इसे हम बॉक्स में रख लेते हैं। ये रिलेशन आ गया x और y के बीच में। अब x की वैल्यू डालते आएंगे और देखते आएंगे कि x वाला वैल्यू जो है y से किसके साथ अटैच्ड है। अब यहाँ पे देखो, जैसे x की वैल्यू बेटा 1 डालूंगा तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 3। x की वैल्यू 2 डालेंगे, y का आंसर 6 आएगा। x की वैल्यू 3 डालेंगे, y का आंसर 9। x की वैल्यू 4 डालेंगे, y का आंसर 12 आ गया। फिर x के लिए 5 डालेंगे तो y का आंसर आएगा 15। और y की लास्ट वैल्यू 14 है, वो इसमें है ही नहीं है, इसलिए मेरे पास जो r रिलेशन बनेगा उसमें जो पेयर आएंगे 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ठीक है जी, तो r मेरे पास बन गया। कभी कभी तो बेटा क्वेश्चन में बना बनाया मिल जाएगा, कभी कभी खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे r बन गया। अब चलते हैं बेटा, सबसे पहले देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो पार्ट 1 आ गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, अगर आपको याद हो मैंने कल भी बताया था, सेट पे जाएंगे, उन सेट के सभी जो नंबर है उनका पेयर जो है वो डबलेट यहाँ पे होना चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 14 14 में होना चाहिए। यहाँ पे बेटा किसी भी नंबर का पेयर यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप कैसे लिखेंगे बेटा, ए सेम सेम पेयर जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। नंबर कहां से उठाए, ए से, उनके पेयर मुझे आर में नहीं मिले, तो इसीलिए आर जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट बी पे। वो आ गया मेरे पास सिमेट्रिक। ठीक है, पार्ट बी में देखेंगे बेटा क्या ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था सिमेट्रिक के लिए क्या करना है बेटा, मुझे आर में जाना है और जितने भी पेयर है उनको उल्टा करके देखना है। ठीक है, उनका उल्टा करके जो आंसर आएगा वो भी इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है, तो यहीं पे फेल हो गया। 2 6 का भी नहीं है, 3 9 का भी नहीं है, 4 12 का नहीं है, तो किसी का भी नहीं है। तो मैं जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज बी ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई भी पेयर ले लो आर का, वो इसमें तो है, आर में है, कोई भी पेयर ले लिया मैंने आर से, लेकिन उसका जो उल्टा करके आंसर आता है वो आर में नहीं है। आप चाहो तो एग्जांपल लेके भी लिख सकते हो कि 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे किसी के लिए वैलिड नहीं था, तो मैंने सीधा जनरल फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर थर्ड नंबर पे आता है बेटा ट्रांजिटिव। ये आ गया ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव के लिए याद होगा आपको बेटा, दो पेयर ढूंढने हैं मुझे, तो पहले ऐसे दो पेयर ढूंढेंगे। यहाँ देखो 1 3 और 3 9, तो क्या बनना चाहिए 1 9, वो इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा एज ये 1 3 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट ये आपका 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आर जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो कुल मिला के ये जो मेरा रिलेशन दे रखा है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे देखो बेटा किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, तो आप इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, एग्जाम्पल से लिख दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर है। अब चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे, और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट भी है। उसमें सेट जो है वो नेचुरल नंबर पे बना हुआ है। ठीक है, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और यहाँ पे ये भी दिया बेटा कि x की वैल्यू आपको 4 से छोटी लेनी है। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू 1 2 3 डालेंगे, y की पेयर बनाएंगे, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों पार्ट 2 में मुझे जो सेट दिया बेटा नेचुरल नंबर है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो आप चाहो तो एक और यहाँ पे लिख सकते हो। r जो है कैसे डिफाइंड है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और x की वैल्यू क्या है लेस देन 4, तो मतलब x की वैल्यू क्या डालनी है आपको 1 2 एंड 3। तो x के लिए 1 2 3 डालेंगे, और देखते हैं बेटा y की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। तो 1 के लिए 6 आएगा, 2 के लिए 7, और 3 के लिए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और मेरा r बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, मेरे पास रिलेशन कैसे डिफाइंड था, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो y का आंसर 6 हो गया, x की वैल्यू 2 डाली y बन जाएगा बेटा 7, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y का आंसर आ गया 8। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ करके, मैं चाहता तो सीधा यहाँ पे r भी लिख सकता था। तो यहाँ पे बेटा जब हम r लिखेंगे तो पेयर आएगा 1 6 2 7 और 3, 8। ठीक है, ये मेरे पास r बनकर आ गया। अब मुझे बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला आ गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, अब रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, मुझे सेट पे जाना है। सेट मेरा नेचुरल नंबर और सभी के पेयर यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन किसी का भी नहीं है, तो जनरल फॉर्म में लिख देंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर चलते हैं बेटा दूसरे पे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आर ही देखना है। ठीक है, अब मैं आर पे जाऊंगा, 1 6 का उल्टा करेंगे, 6 1 नहीं है, 2 7 का उसका भी नहीं है, 3 8 का भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी तो आर में है, विच इंप्लाइज बी ए जो है वो आर में नहीं है, किसी भी केस में नहीं है। तो मेरा आर जो है इज नॉट सिमेट्रिक, तो वो सिमेट्रिक में नहीं है। ठीक है, बराबर है। तीसरा चलेंगे बेटा ट्रांजिटिव, ये आ गया ट्रांजिटिव। उसमें मुझे दो पेयर ढूंढने हैं। अब यहाँ देखिए ये 1 6 है, कोई पेयर नहीं बन रहा, ना 2 7 का बन रहा है, 3 8 का बन रहा है। तो मैंने आपको कल ही बताया था बेटा, अगर पेयर बने ही नहीं है ना, तो हम उसको उल्टे वे में चलते हैं। अगर पेयर बना ही नहीं तो भी हम उसको क्या करते हैं, ट्रांजिटिव मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ए बी कॉमा बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मेरा आर जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। रीजन मैंने बता दिया बेटा, क्योंकि ये पेयर इसमें बने ही नहीं है, तो फिर एसी भी नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव। अगर बन जाते तो फिर डिसाइड हो जाते ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। अब थोड़े क्वेश्चन आपके चेंज हो जाएंगे। पार्ट नंबर 3 देखिए, सेट ए मुझे दे रखा है, और आर में कैसे पेयर्स आएंगे जिसमें y जो है वो x से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट करते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों,
सेट मुझे दे रखा था और दूसरा सेट भी फिर वही लेना होता है एज पर रूल। और यहाँ पे आर आ गया, आर में क्या वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। सबसे पहले समझिएगा बेटा वाई कौन है एक्स कौन है, और ये सारे एलिमेंट एक्स है और ये सारे एलिमेंट मेरे पास वाई है। तो जो वाई है वो एक्स से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले वन को देखते हैं बेटा, वन वन से डिवाइड हो जाता है तो आर के अंदर क्या आएगा, वन वन आएगा, ठीक है। मैं सीधे आर बनाने जा रहा हूँ, नहीं तो बड़ा लेंथी हो जाएगा, एक एक करके दिखाऊंगा। तो वन वन से डिवाइड है तो पहला आ गया, फिर वन किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट और आंसर भी नहीं चाहिए, बिल्कुल मुझे नेचुरल नंबर आंसर होना चाहिए, वही कंसीडर होंगे। टू जो है वन से डिवाइड हो जाता है तो पेयर क्या बनेगा, वन टू। टू टू से भी हो जाता है तो टू कामा टू, ठीक है। उसके बाद में थ्री की बारी बेटा, थ्री वन से हो जाता है, थ्री थ्री से भी हो जाएगा, ठीक है, दो हो गए। उसके बाद में किसी से डिवाइड नहीं होने वाला। फिर आएगा बेटा फोर, वन से हो जाएगा, फिर बेटा फोर जो है वो टू से भी हो जाएगा, फिर हमारे पास जो फोर है वो फोर से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में किसी से नहीं होगा। फिर फाइव की बारी है, फाइव जो है वो वन से तो हो जाएगा डिवाइड, उसके अलावा फाइव से ही होगा। फिर सिक्स की बारी है बेटा, सिक्स वन से हो जाएगा, सिक्स बाई साहब टू से भी हो जाएंगे, और सिक्स बाई साहब थ्री से भी हो जाएंगे, और लास्ट में सिक्स सिक्स से भी डिवाइड हो जाएगा। बराबर है बेटा, आर बन गया। अब बताएंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो यहाँ देखो, एक से लेके 6 तक एलिमेंट है, वन वन भी है, टू टू भी है, थ्री थ्री भी है, फोर फोर भी है, फाइव फाइव भी है, और सिक्स सिक्स भी है ना। तो ये सीधा दिख रहा है मुझे रिफ्लेक्सिव तो ये है। तो आ जाएंगे पार्ट वन पे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो सभी के पेयर यहाँ पे मिल गए आपको। तो हम लिखेंगे डबल ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। बराबर है, एक हो गया। अब चलते हैं बेटा सिमेट्रिक की तरफ। दूसरा आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करते थे, आर में जाएंगे और सभी पेयर्स को उल्टा करेंगे। वन वन का उल्टा ये होता है वन टू का, टू वन देखो यहाँ पे है कहीं पे, वन टू का उल्टा टू वन, टू वन मुझे यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो यहीं पे गलत हो गया। टू टू का उल्टा यही होगा, वन थ्री का थ्री वन होगा, वो भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो कोई एक एग्जांपल है कि आप यहाँ पे बता सकते हो, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा वन टू जो है बिलोंग्स टू आर, बट टू कॉमा वन ये आर के अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे लिख देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, जो आ गया ट्रांजिटिव। नेक्स्ट आ गया ट्रांजिटिव, ठीक है जी। अब ट्रांजिटिव में मुझे क्या करना है बेटा, पेयर ढूंढने हैं। तो यहां से शुरू करेंगे, वन वन का देखते हैं, पहले इसके साथ बना तो वन टू इसमें है, बराबर है। वन थ्री ये भी है, वन फोर भी मिल गया, वन फाइव भी आ जाएगा इसके साथ पेयर करूंगा तो, वन सिक्स भी मिल गया, वन के सारे कंप्लीट है। फिर आगे बेटा वन टू की बारी, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो वन टू आएगा, बराबर है। और ये बन जाएगा वन फोर, है ना, वन टू है, टू फोर है। अब मुझे चेक करना है कि वन फोर इसमें है या नहीं है, बराबर हो गया। फिर वन टू का नेक्स्ट पेयर किसके साथ बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो बन गया वन सिक्स, क्या वन सिक्स इसमें है, वो भी है। फिर वन टू के पूरे बन गए। अब टू टू की बारी, ये आगे चलते हैं, ये बन गया टू फोर, ये इसमें है, और इसके अलावा ये बनेगा टू सिक्स, ये भी इसमें है। फिर आगे बेटा वन थ्री की बारी, तो ये आएगा वन थ्री, ये इसमें है, और थ्री से स्टार्ट होने वाला ये आ गया वन सिक्स, वन सिक्स भी है इसमें, बराबर है। फिर थ्री थ्री की बारी आ गई, तो थ्री की अगर हम चेक करेंगे तो ये बनेगा थ्री सिक्स, ये भी है। फिर वन फोर की बारी आ गई तो ये वन फोर आएगा, एक ही बन रहा था वो भी है। टू फोर की बारी आ गई तो टू फोर है, वो भी है, और कोई नहीं बनेगा। फिर वन फाइव की आएगी तो बेटा वन फाइव ही बन रहा है, वो भी यहाँ पे है। फिर उसके बाद में फाइव फाइव है, इसका तो पेयर नहीं बन रहा, वन सिक्स का बन रहा है, और यहाँ पे वन सिक्स इसका भी है, टू सिक्स का आ गया तो वो आएगा टू सिक्स इसका। तो कुल मिला के सभी के आपको यहाँ पे पेयर से वहां पे मिल, तो सभी के पेयर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटा कि ए बी
जनरल फॉर्म में, कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज ए सी जो है वो भी आर में है, तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस केस में आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4। तो चलते हैं बच्चों पार्ट 4 पे। पार्ट 4 कहता है रिलेशन आर जो है कौन से सेट पे है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। डिफाइंड कैसे है, कौन से पेयर आएंगे जिसमें x माइनस वाई का आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया बेटा। तो 2 सेट लेने होते हैं, पहला भी z है तो दूसरा भी z ही लेना है। ये कुछ इंटीजर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर दोनों में आएंगे। डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, दोनों का x और y का डिफरेंस जो है वो इंटीजर होना चाहिए। मतलब ये सारे नंबर मेरे पास x है और ये सारे नंबर y हैं, इनको माइनस करूंगा और आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहला आ गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ देखो बेटा रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, जिसमें जनरल स्टेटमेंट दी होती है, नंबर नहीं दिए होते। अब यहाँ पे x माइनस, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे नंबर है ना मेरे, तो मैं सभी को चेक नहीं कर सकता माइनस कर करके, तो फिर तरीका क्या रहेगा, ऐसे करेंगे बेटा x माइनस एक्स। आपने क्या करना है, जब भी रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो इन दोनों को सेम कर देना है, दोनों जगह x कर देना है। तो x माइनस एक्स कितना होता है, 0। ये क्या होता है, इंटीजर ही होता है, इज एन इंटीजर। ठीक है जी, मतलब जब मैं दोनों नंबर सेम करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटीजर आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस एक्स किया तो आंसर क्या आ गया, 0। तो 0 क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इसका मतलब देयरफॉर ये जो पेयर है x कॉमा x, ये आपका कहाँ बिलोंग करेगा, आर में कर जाएगा। यही थी ना डेफिनेशन, जिनको माइनस करके आंसर क्या आएगा, इंटीजर, वो आर में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब x माइनस एक्स का आंसर 0 है, तो ये जो पेयर बनेगा ये आर में चला गया। जब सेम सेम एलिमेंट जो है वो आर में चला जाए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, तो इसका मतलब आपका जो r है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है जी, और नंबर कहां से लिए थे, z से लिए थे, बराबर हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा। अब देखो दूसरा सिमेट्रिक कैसे करना है, ये आएगा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करना है मुझे, यही स्टेटमेंट जो है उसको लिखेंगे, ऐसे करेंगे, लेट एक पेयर ले लेंगे x कॉमा y बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये पेयर r में है, अगर बेटा ये पेयर r में है तो उसके ऊपर r की डेफिनेशन लगेगी। इसका मतलब विच इंप्लाइज x माइनस वाई, आंसर क्या आएगा, इज एन इंटीजर। ठीक है, विच इंप्लाइज, अगर मैं यहां से कॉमन ले लू माइनस, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लू तो क्या बनेगा, y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, ठीक है। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो मैंने क्या किया, माइनस यहां से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, y माइनस एक्स, तो ये भी क्या आएगा बेटा, इंटीजर आएगा। देयरफॉर अगर y माइनस एक्स का आंसर क्या आएगा, इंटीजर आया, तो इसका मतलब ये जो पेयर है y कॉमा एक्स, ये भी कहां बिलोंग कर जाएगा, r में। तो r मेरा क्या बन जाएगा, इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये माइनस रहने दो, ऐसे लिख दो सीधा। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो अगर मैं y माइनस एक्स करूंगा तो उसका आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, क्योंकि x में इंटीजर है y भी इंटीजर है। तो इसलिए ये पेयर जो है y कॉमा एक्स r में चलाएगा, r मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब तीसरा चलते हैं बेटा ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव। ठीक है जी, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे बेटा, दो पेयर लेट करेंगे, लेट x कॉमा वाई और y कॉमा z बिलोंग्स टू r। ये दोनों r में है तो दोनों पे r की डेफिनेशन लगेगी। इसका मतलब x माइनस वाई ये इंटीजर है एंड y माइनस z ये भी इंटीजर है, क्योंकि दोनों आर में, दोनों पे आर की डेफिनेशन लगी। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, ऐड करूंगा तो भी आंसर क्या रहेगा, इज एन इंटीजर। ठीक है, अब यहां से y कटेगा तो क्या बच गया, x माइनस जेड, ये भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है,
तो अगर एक्स माइनस जेड इंटीजर है तो देयरफॉर ये जो पेयर बना ये चला गया बेटा किसमें, आर में। आर क्या बन गया हमारा, ट्रांजिटिव बन गया, बराबर है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, सॉरी रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। तो पार्ट नंबर 5, रिलेशन आर जो है वो सेट पे बना है, जिस सेट पे वो क्या है, ह्यूमन बींग्स का सेट है किसी टाउन में एट ए पर्टिकुलर टाइम। और पहला रिलेशन क्या है बेटा, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अगर एक्स और वाई एक ही जगह काम करते हैं तो मुझे बताना है रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है, ठीक है। तो इसे नोट करते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों अब इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिलेशन लिख दिया। सबसे पहले मुझे क्या बताना था, यहाँ पे इसको नंबरिंग फर्स्ट दे लेता हूँ, पार्ट ए हमने यूज कर लिया है। ये बताना है मुझे रिफ्लेक्सिव। अब देखिएगा बेटा, अगर आपको स्टेटमेंट दे रखी है तो उस केस में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कैसे बताते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखी है ना, उसमें दोनों जगह आपने सेम अल्फाबेट कर देने, मतलब यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी आपने एक्स कर देना, पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिख देनी है। सिंपल सा काम है। यहाँ एक्स है और वाई को बदले में क्या लिखो, एक्स, और ये स्टेटमेंट लिख दो। तो क्या बनेगी बेटा, एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। ये बना, ये पहला स्टेप रहेगा रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करना है। ये कहता है एक्स और एक्स दोनों जो है वो सेम जगह पे काम करते हैं। देखिए बंदा सेम है तो काम करने की जगह भी सेम ही रहेगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा विच इज ट्रू, ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ये जो पेयर बनेगा मेरे पास, ठीक है, ये लिखा ना, जो लोग एक जगह पे काम करते हैं उनका पेयर जो है आर में जाएगा। तो इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स कहाँ चला जाएगा, आर में। तो देयरफॉर आर जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। एक काम खत्म। चलते हैं बेटा दूसरे काम पे। दूसरा हम बताएंगे सिमेट्रिक। यहाँ पे बताएंगे सिमेट्रिक। अब इसमें सिमेट्रिक कैसे करना है वो भी देखिएगा। सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेयर लेट करते हैं, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। मैंने लिख दिया ये पेयर आर में है बेटा। अगर ये आर में है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। इसका मतलब, इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, एक्स एंड वाई जो है वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। विच इंप्लाइज एक्स और वाई जो है सेम प्लेस पे काम करते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिख लूं इसको, वाई एंड एक्स सेम प्लेस पे काम करते हैं तो फर्क तो ना पड़ेगा, है ना। विच इंप्लाइज वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है जी। एक्स और वाई एक जगह पे काम करते हैं या फिर वाई और एक्स एक जगह पे काम करते हैं, बात तो सही है। अगर वाई और एक्स एक ही जगह पे काम करते हैं तो फिर इनका जो पेयर है वो किसमें होना चाहिए, आर में। यही थी कंडीशन। तो इसका मतलब देयरफॉर वाई कॉमा एक्स जो है वो किसमें चला जाएगा, आर में। तो हमारे पास आर जो है वो बन जाएगा सिमेट्रिक। सेम पैटर्न रहेगा बेटा सभी क्वेश्चंस में, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजिटिव पे। तो अब यहाँ देखो बच्चों, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, तो सबसे पहले दो पेयर लेट करेंगे, एक्स कॉमा वाई और y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसी तरह के दो पेयर लेने होते हैं। अब ये दोनों अगर आर में है तो आर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आर की कंडीशन क्या थी, अगर मैं आपको आर की कंडीशन बताऊं, उसमें लिखा था कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो देयरफॉर ये हमारे पास एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं एंड y एंड z, ठीक है, और y z भी वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है जी। अब देखो x और y एक ही जगह काम करते हैं, y z भी एक ही जगह काम करते हैं। तो विच इंप्लाइज, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि x और z जो है वो भी एक ही जगह पे काम करते हैं, वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। और अगर ये एक ही जगह पे काम करते हैं तो इसका मतलब ये जो पेयर बनेगा एक्स कॉमा जेड, ये कहाँ चला जाएगा बेटा, आर में।
तो देयरफॉर आर जो है वो ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है जी, याद रखिएगा बेटा, स्टेटमेंट वाले जितने क्वेश्चन आएंगे सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट बी। एक्स वाई कैसे डिफाइंड है? एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। जहाँ पे सेम प्लेस था, अब यहाँ पे क्या है? सेम लोकेलिटी है। सेम तरीका रहेगा बेटा सॉल्व करने का। ठीक है, इसे नोट करते हैं, फिर सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम रिफ्लेक्सिव पे। तो ये आ गया पार्ट 1, ये आ गया बेटा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे। मैंने पहले बताया था बेटा, जब भी स्टेटमेंट आती है तो दोनों जगह आपको सेम अल्फाबेट कर देना, पूरी स्टेटमेंट लिख देनी, मतलब दोनों जगह एक्स करके पूरी स्टेटमेंट लिख दो। तो ये बनेगा एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी। अगर बंदे सेम है ना तो लोकेलिटी भी सेम ही होगी। सेम बंदे की बात करो मैं कि एक्स जो है इस लोकेलिटी में रहता है, फिर से बोल रहा हूँ एक्स सेम लोकेलिटी में रहता है ना, तो विच इज ट्रू। ये बात बिल्कुल ट्रू सही है। तो इसका मतलब ये जो पेयर बना x कॉमा एक्स, ये कहाँ चला गया? R में। देयरफॉर R जो है वो हमारे पास आ गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, बराबर हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे, जिसका नाम है सिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक में देखिएगा, फिर से बेटा सेम लेट दो पेयर मान के चलेंगे। एक आ गया आपका x, सॉरी इसमें एक ही पेयर होता है, ट्रांसटिव में होते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो इस पे फिर डेफिनेशन लगाएंगे आर की, विच इंप्लाइज x एंड y लिव्स इन सेम लोकेलिटी। ठीक है, विच इंप्लाइज x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं, या फिर y और x सेम लोकेलिटी में रहते हैं, कोई फर्क तो ना पड़ेगा। विच इंप्लाइज y एंड x लिव्स इन सेम लोकेलिटी। तो देयरफॉर ये जो पेयर है y कॉमा एक्स कहाँ चला जाएगा? R में। देयरफॉर R जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक बन जाएगा। बराबर है। तीसरे पे चलते हैं बेटा। तीसरा है हमारे पास ट्रांजिटिव। ये आ गया ट्रांजिटिव। ठीक है, इसमें हमें दो पेयर लेने हैं। लेट एक एक्स वाई हो गया और दूसरा क्या लेंगे? वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब एक्स वाई और वाई जेड दोनों किस में है? आर में है। दोनों पे डेफिनेशन लगाएंगे। देयरफॉर एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी एंड y एंड z, और इसके अलावा y और z जो है लिव इन सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो इसको मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। अब यहां से देखो बेटा, x और y एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, y और z भी एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ विच इंप्लाइज x और z जो है इनकी लोकेलिटी भी सेम है। z लिव्स इन सेम लोकेलिटी। अगर ये सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो फिर ये जो पेयर बनेगा ये चला जाएगा बच्चे R में। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, बराबर है बेटा। आप देखोगे एक ही पैटर्न से मैं सारा काम कर रहा हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है, बस याद रखिएगा मुझे कहाँ पे क्या करना है। चलते हैं बेटा सी पार्ट पे। एक्स वाई कैसे डिफाइंड है? एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स जो है वो ठीक 7 सेंटीमीटर वाई से बड़ा है। अब इसको देखते हैं बेटा ये कौन सा रिलेशन बनता है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है एग्जैक्टली वाई से। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा सेम काम रहेगा। कैसे लिखेंगे? एक्स इज एग्जैक्टली, पूरी स्टेटमेंट लिखते हो, बस वाई के बदले में एक्स लिख दो। 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। तो ये स्टेटमेंट क्या बन गई कि एक्स जो है वो एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई खुद से कैसे बड़ा हो सकता है ना। तो ये लिख देंगे बेटा विच इज फॉल्स।
विच इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बेटा। ठीक है, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर जो पेयर बना हमारे पास x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, बराबर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पे, जिसका नाम है सिमेट्रिक। तरीका बेटा बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट कर लेना है हिंदी में, एक बार सोच लेना है क्या ये सही है या गलत है। सही है तो उसमें फॉल करेगा आर में, गलत है तो नहीं करेगा। ठीक है, तरीका वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, लेट कर लेंगे कि एक पेयर यहाँ पे x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर में है तो इसका क्या मतलब है, x जो है इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y, कि x जो है बेटा वो 7 सेंटीमीटर y से बड़ा है। अब मुझे देखना है, अगर मैं इसको उल्टा रुके ठीक होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। बिल्कुल नहीं बेटा, x उससे 7 बड़ा है, y उससे 7 छोटा है, ये इसकी सही स्टेटमेंट है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूंगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अब यहाँ देखिए बेटा कैसे लिखेंगे, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, देन आपको जो y है वो 7 सेंटीमीटर उससे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही होगा ना। देन y जो है इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, वो उससे कम ही है, लेसर देन x। ठीक है, तो ये उससे बेटा 7 सेंटीमीटर कम आएगा। तो मैं इसको ये ऐसा नहीं लिख सकता कि y जो है वो उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, क्योंकि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो y जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो स्टेटमेंट गलत है कि वो इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है। देयरफॉर, इसलिए ये जो पेयर आएगा yx, ये डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये भाई साहब सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है जी, अब चलते हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ठीक है जी, ये आ गया बेटा ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले दो पेयर ले लेंगे, लेट x कॉमा y और y कॉमा z बिलोंग्स टू r। ठीक है, और इन दोनों पे डेफिनेशन लगाते हैं। इसका क्या मतलब बेटा, x जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y and y is exactly 7 सेंटीमीटर taller than z। ठीक है, इसे एक बार पढ़ लो बेटा, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y जो है वो z से भी 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, x जो है, इसके जो कंक्लूजन का निकलेगा कि x जो है बेटा वो 14 सेंटीमीटर z से बड़ा है। ठीक है, विच इंप्लाइज x इज, या तो ऐसे लिख लो कि 14 सेंटीमीटर टॉलर देन y, या फिर लिख लो x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो x जो है वो उसे 7 सेंटीमीटर एक्जैक्टली बड़ा नहीं है, वो उसे 14 सेंटीमीटर बड़ा निकला। तो इसका मतलब ये जो पेयर बना x कॉमा z डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, बराबर है ये भी बेटा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी क्या कहता है, आर रिलेशन किस पे डिफाइंड है बेटा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। इसको बिल्कुल ध्यान से करिएगा। ठीक है, एक्स जो है वो वाई की वाइफ है, तो मतलब ये फीमेल है ये मेल है, इस बात को ध्यान रखना। और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 आ गया हमारे पास, जिसमें हम बताएंगे रिफ्लेक्सिव। तरीका सेम रहेगा बेटा, थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है बस। ठीक है,
तो मैंने बताया था बेटा रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों जगह सेम कर देना, तो ये क्या बनेगा, x इज वाइफ ऑफ x। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, x x की वाइफ तो हो ही नहीं सकती, विच इज फॉल्स। तो इसका मतलब ये जो पेयर है x कॉमा x ये r में नहीं जाएगा, तो ये r जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, बराबर है। अब चलते हैं बेटा दूसरे पार्ट पे, जिसका नाम है सिमेट्रिक। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, तरीका वही रहेगा, एक पेयर हम लेट करेंगे, यहां पे लिखेंगे लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू r, फिर इस पे डेफिनेशन लगेगी, देयरफॉर x जो है वो वाइफ है y की। ठीक है, अगर x जो है y की वाइफ है तो क्या y जो है x की वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, है ना, तो ये यहीं भी गलत हो गया, इसलिए ये हमारा सिमेट्री भी नहीं है। देन y इज नॉट वाइफ ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पेयर है वाई एक्स ये आर में नहीं जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, बराबर है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे, जिसका नाम है ट्रांजिटिव। ठीक है, इसमें पहले बेटा दो पेयर लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे लेट एक्स कॉमा वाई और y कॉमा z बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो एक्स वाई आर में है, तो इसका मतलब x इज वाइफ ऑफ y। क्लियर है। अब वाई जेड आर में है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, y जो है वो z की वाइफ है, वो तो पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि x जो है वो y की वाइफ है, तो ये फीमेल है मेल है, तो वो उसकी वाइफ नहीं हो सकता है ना, तो इसको मैं यहीं पे गलत कर दूंगा, x इज वाइफ ऑफ y, देन y इज नॉट वाइफ ऑफ z। ठीक है, तो अगर x y की वाइफ है तो y z की वाइफ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब x जो है देयर विच इंप्लाइज x इज नॉट वाइफ ऑफ z, तो x जो है वो z की वाइफ नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये जो पेयर है x कॉमा z डज नॉट बिलोंग्स टू r। अब ये r में नहीं है, तो देयरफॉर हमारा जो r है इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, बराबर है। अब चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट पे, तो लास्ट पार्ट देखिए बच्चों, उसमें क्या लिखा है, रिलेशन x जो है वो फादर है y का। अब इसे बेटा सॉल्व करते हैं, तो चलिए बच्चों अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, तो क्या करेंगे बेटा, वही पुराना तरीका, दोनों स्टेटमेंट सेम कर देंगे, यहाँ पे एक्स एक्स लिख देंगे दोनों अल्फाबेट, तो एक्स इज फादर ऑफ एक्स। एक्स जो है वो एक्स का फादर है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो विच इज फॉल्स, विच इज नॉट पॉसिबल लिख लो या फॉल्स लिख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स जो है वो आर का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा सेकंड पे, जिसका नाम है सिमेट्रिक। ये आ गया मेरे पास सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में देखिए, लेट एक पेयर लेट करते हैं हम, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इस पे डेफिनेशन लगाएंगे, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब यहां देखो बेटा, एक्स जो है वो वाई का फादर, मतलब ये फादर है, ये बेटा है। अगर इसको उल्टा करूं तो ये वाई इज द फादर ऑफ एक्स, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेटा अपने फादर के फादर नहीं ना हो सकता। देन वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स,
तो ये गलत हो गया, तो इसका मतलब y कॉमा x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि y अगर फादर होता x का तो ही ये पेयर जाता, तो इसमें नॉट आ गया तो ये नहीं जाएगा। इसका मतलब r जो है इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, ये भी बराबर है। अब चलते हैं थर्ड पे, जिसका नाम है ट्रांजिटिव। ये आ गया बेटा ट्रांजिटिव। अब यहां देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है मुझे, दो पेयर इसमें लेट करेंगे। लेट एक ले लेंगे एक्स वाई और दूसरा आ गया वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर में तो इसका मतलब एक्स जो है वो फादर है वाई का एंड वाई जो है वो फादर है जेड का। बिल्कुल पॉसिबल ऐसा हो सकता है। ठीक है, उस हिसाब से देखो एक्स इसका फादर है, ये जेड का फादर है ना, तो ये उस हिसाब से क्या बन गया, दादू बन गया। एक्स जो है वो ग्रैंड फादर बन गया जेड का, है ना, विच इंप्लाइज एक्स जो है इज नॉट फादर ऑफ जेड। तो ये जेड का फादर नहीं हुआ, तो फिर ये जो पेयर बना एक्स कॉमा जेड ये आर में नहीं जाएगा और देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारा रिलेशन था ना ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ना ही। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। रिलेशन है आर किस पे बनाया गया बेटा, रियल नंबर पे। और कैसे डिफाइंड है, आर में कौन से पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो इसे नोट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बेटा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अगर आप बेटा इसको जनरल वे में सॉल्व करोगे, मतलब दोनों जगह ए लिखोगे, तो आपको लगेगा ये सही है, ये रिफ्लेक्सिव है। जब मैं यहाँ पे ए कर दूंगा तो ये बन गया ए लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ए की वजह अगर मैं 2 डाल दूं तो यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 2 से बड़ा ही होता है। तो जनरल वे में देखोगे तो आपको लगेगा ये सही है और ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है। लेकिन बेटा मेरा जो रिलेशन जो बना हुआ है ना, ये किस पे बना हुआ है, रियल नंबर्स में। और याद रखिए रियल नंबर में बेटा फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते हैं, और ये जो मेरा रिलेशन है ये सभी नंबरों पे ट्रू होना चाहिए तो ही रिफ्लेक्सिव बनेगा। अगर बेटा मैं क्या करूं, यहाँ पे a की वैल्यू में 1/3 ले लेता हूँ। ठीक है, जब 1/2 इस तरह से फ्रैक्शन में कुछ भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो बेटा 1/2 जो है ये कभी भी 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन डाल दो। अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूं, दोनों जगह 1/2 कर दो, सॉरी 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे फ्लेक्सिंग में दोनों सेम करने हैं। अब 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, और ये 1/2 मतलब 50%, 1/4 मतलब 25%, तो 25% 50% से बड़ा नहीं ना हो सकता, तो इसका मतलब 1/2 जो है वो इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ये इससे छोटा नहीं हो सकता, फिर ये वाला जो पेयर है 1/2 कॉमा 1/2 ये आर में नहीं जाएगा। अगर ए के लिए भी गलत हो जाए तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा किसके ऊपर डिफाइंड है आपका रिलेशन, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये रियल नंबर पे था तो इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते हैं, तो उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा सिमेट्रिक पे। ये आ गया मेरा पार्ट बी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे करते हैं, पहले मुझे एक पेयर सिलेक्ट करना है जो इसे फॉलो करता है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूं, यहाँ पे 2 ले लूं, तो 4 तो बड़ा ही होता है, तो वो इसमें चलेगा, है ना। तो लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर। एक पेयर ले लिया मैंने आर में 1 2, है ना, विच इंप्लाइज इसका मतलब 1 जो होगा लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, है ना। इसका ये मतलब हुआ कि 1 जो है वो 2 स्क्वायर से छोटा होता है, तो बिल्कुल सही है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। विच डज नॉट इम्प्लाई इसका मतलब ये नहीं है देन 2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, अगर मैं इनको उल्टा कर दूं 2,
ठीक है, पहले क्या किया मैंने, ये पेयर लेके जा रहा था इसमें, तो ए की वैल्यू 1 डाल दी, बी की वैल्यू 2 डाल दिया ना, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 1 4 से छोटा ही होता है, तो उसके लिए ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ए की वैल्यू 2 कर दूं, बी की 1 कर दूं, तो फिर ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 के लिए तो ठीक है, लेकिन 2 1 के लिए ये फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो पेयर है 2, 1 ये आर में नहीं आने वाला। अगर ये आर में नहीं आएगा तो देयरफॉर हमारा जो आर है इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, तो 1 2 आर में है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट ट्रांजिटिव पे। तो अब देखिए बच्चों, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए मुझे पहले दो पेयर लेट करने होते हैं सिलेक्शन में। तो मुझे ऐसे दो पेयर सोचने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, लेट ये 10, 4 एंड 4, 3 बिलोंग्स टू आर। मैंने ये दो पेयर लिए, आप कोई भी लिए, लेकिन पेयर वैसे लेना बेटा जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। तो ऐसा होता है ना, 10 लेस देन इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, 16 स्क्वायर बड़े होगा, और 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा जो 10 है बेटा लेस देन इक्वल्स टू 4 स्क्वायर एंड 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। बट अगर मैं ये सेंटर वाला नंबर हटा दूं तो ये जो 10 है, ठीक है, ये लेस देन इक्वल्स टू आना चाहिए था बेटा 3 के स्क्वायर के, ये लेकिन इसके बराबर 3 स्क्वायर से लेस देन इक्वल्स टू नहीं आने वाला। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 10 ले लूं, बी की मैं 3 ले लूं, तो ये बनेगा 9। तो 10 जो है वो 9 से छोटा नहीं होता, उस पे गलत हो जाता है। देयरफॉर ये जो पेयर बना हमारा 10, 3 ये आर में नहीं जाएगा, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो जो आर भाई साहब है वो ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब मेरा जो आर है ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ठीक है, और नॉर ट्रांजिटिव। तो तीनों में से वो कुछ भी नहीं है, और यही मुझे एग्जाम में पूछा गया, और सॉरी क्वेश्चन में पूछा गया था। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। अब आपको सेट दे रखा है 1 से लेकर 6 तक, रिलेशन कैसे डिफाइंड है मुझे बताना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब देखो इसमें आर के पेयर आ जाएंगे बेटा, क्योंकि मेरे को पास सेट के नंबर हैं, यहाँ पे एक वैल्यू डालते जाऊंगा, बी निकलते जाएंगे, आर बन जाएगा। जैसे आर बन जाएगा फिर देखेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो चलिए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। ये ए बी है और बी किसके बराबर है, a+1। मैंने आपको पहले बताया था बेटा, अगर आपके पास एक सेट है तो दूसरा भी आपने सेम ले लेना। ठीक है, इस सेट का हमने नाम भी दे दिया है ए। ठीक है, तो पहले वाले मेरे पास सारे जो नंबर हैं ये वाले, ठीक है, ये सारे आपके ए हो जाएंगे और ये सारे नंबर आपके बी हो जाएंगे। अब ए की वैल्यू डालते जाएंगे और बी के आंसर निकालते जाएंगे और पेयर बनते जाएंगे। देखो बेटा ए की पहली वैल्यू 1 है, तो 1 डालूंगा तो बी का आंसर क्या आया 2, फिर 2 डालूंगा तो इस पे 3, क्योंकि एक ही बढ़ रहा है बेटा, 3 आएगा तो 4, 4 आएगा तो 5, 5 आया तो 6। अब 6 डालूंगा तो बन जाएगा बेटा 7, लेकिन बी जो है वो 7 उसमें है ही नहीं, इसलिए उसको छोड़ देंगे। आर मेरे पास बन गया। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ये आ गया रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में देखिएगा मैंने क्या करना है बेटा, जितने भी नंबर हैं ए के उन सभी के पेयर इसमें होने चाहिए। 1 1 इसमें नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 किसी का भी नहीं है ना, तो हम जनरली लिखेंगे ए कॉमा ए जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। आपका आर जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ए काम तो हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलते हैं बेटा दूसरे पे, जिसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक। ये आ गया सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या करना है बेटा, जितने भी पेयर मुझे यहाँ पे दे रखे हैं उनको उल्टा करेंगे, वो सारा इसमें होना चाहिए। 1 2 का उल्टा कर दो, 2 1 नहीं है, 2 3 का 3 2 वो भी नहीं है, 3 4 का भी नहीं है, 4 5 का नहीं है, 5 6 का भी नहीं है, किसी का भी बेटा उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे तो वो आर के अंदर
नहीं मिल रहा मुझे, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। तो इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख लेता हूँ बेटा, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज बी ए जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप एग्जाम्पल से भी बता सकते हो इसे, ठीक है। ए बी आर में है, बी आर में नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। बराबर है। अब तीसरा चलते हैं बेटा ट्रांजिटिव पे, ठीक है। ये आ गया मेरे पास ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या करना है बेटा, मुझे पेयर ढूंढने, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 इसमें होना चाहिए, लेकिन 1 3 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा 1 2 कॉमा 2 3 सीधा एग्जाम्पल ही दे देंगे, बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 जो है 1 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 3 आर में नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। बराबर है बेटा। तो आप चाहो तो यहाँ पे सिमेट्रिक में एग्जांपल भी दे सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये आपके पास और में है, जहाँ ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द रिलेशन, यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है आर इन आर, किस पे बना है, रियल नंबर पे। कैसे डिफाइन किया बेटा कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। एक आपको छोटा सा हिंट बता देता हूँ बेटा, अगर क्वेश्चन में लिख दिया ना कि ये रिफ्लेक्सिव है तो वो रिफ्लेक्सिव ही होगा, अगर लिख दिया होगा ना सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक ही होगा, अगर लिखा ना ये ट्रांजिटिव नहीं है तो मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, आपको वहां पे बताना है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये सारा मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। इसे नोट करते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये कंडीशन क्या है बेटा, a लेस देन इक्वल्स टू b। अब यहाँ देखो, अगर मैं दोनों जगह यहाँ पे a कर देता हूँ तो क्या बनेगा, a लेस देन इक्वल्स टू a, ये तो ट्रू है। a जो होता है वो a से या तो छोटा होगा, सॉरी a जो है वो a के बराबर ही रहता है, ठीक है। तो ये वाला वैलिड है, a लेस देन इक्वल टू a विच इज ट्रू, तो हम क्या लिख देंगे बेटा, विच इंप्लाइज ये जो पेयर है a कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो r क्या बन जाएगा, यहाँ पे a को लिख लेते हैं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, आपको जो सेट यहाँ पे मुझे दे रखा था, सेट क्या था यहाँ पे r, ठीक है। a जो होगा वो a से लेस देन इक्वल टू a होगा, जितने भी a आप r से ले लो रियल नंबर से, तो ये पेयर r में चला जाएगा, तो r आपका क्या बन जाएगा, r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी, बराबर है। अब चलते हैं बेटा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे। तो यहाँ देखिए बेटा सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे एक पेयर ले लेंगे, लेट 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, है ना। अब ये पेयर तो आर में हो गई, क्योंकि कंडीशन क्या थी, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ए के बदले 1 आ गया, बी के बदले 2, 2 तो बड़े होता है 1 से। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं 2 कॉमा 1, ये आर में नहीं है, ठीक है। तो 1 2 आर में है लेकिन 2 1 आर में नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा 1 ऐसे, बट 2 जो है इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1, इसलिए आपका जो 2 1 है, देयरफॉर 2 कॉमा 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। और क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था बेटा कि आर जो है सिमेट्रिक नहीं। अब चलते हैं ट्रांजिटिव पे, ठीक है। ये आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मुझे दो पेयर लेके चलना होता है, लेट ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बी सी मैं दो आर में ले लेता हूँ, इसका मतलब ए जो है लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी जो है बेटा वो लेस देन इक्वल्स टू सी। इसको ऐसे मान लो, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब ए जो है वो सी से छोटा ही होगा।
तो इसका मतलब ये जो पेयर है A कॉमा C बिलोंग्स टू R, इसलिए R जो है वो आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है जी, हो गया प्रूफ। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चेक वेदर द रिलेशन, मुझे बताना है कि जो रिलेशन है R डिफाइंड किया गया R पे है, रियल नंबर्स पे, ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, तीनों में से क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन और बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों एक जैसे, वहां स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है, वहां पे भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे बेटा, फ्रैक्शंस लेके चलेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के लिए गलत हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। देखिए बच्चों, इसका रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे, क्योंकि आर पे डिफाइंड था, तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा 1/2 ही ले लेते एग्जाम्पल। ठीक है, सीधा एग्जाम्पल लिख देंगे। तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज ये जो 1/2 कॉमा 1/2 ये आर में नहीं जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल, ये यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा आगे। आगे जाने से पहले बेटा यहाँ पे ये फॉर ऑल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर ऑल नहीं आएगा क्योंकि 1/1 के लिए ये ठीक वैलिड हो जाता है, 1/1 के लिए, 2/2 के लिए, ये सिर्फ फ्रैक्शन के लिए गलत आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे फॉर ऑल जो है मिटाना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल देनी है, पिछले क्वेश्चन में फॉर ऑल हम लिख सकते थे वहां, क्योंकि वहां पे किसी भी नंबर के लिए वो ठीक नहीं आ रहा था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, हमारा सिमेट्रिक आता है। यहाँ पे बी सिमेट्रिक। अब यहाँ देखो बेटा, सिमेट्रिक में मुझे क्या करना होता है, दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो इसमें फॉल करते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 ही ले लेते हैं, सबसे सिंपल। 1,2 जो है वो आर में जाएगा। ठीक है, अगर 1,2 जो है आर में है, इसका मतलब विच इम्प्लाइज 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब, है ना। 2 क्यूब 8 होता है, 8 1 से बड़ा ही होता है। बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 2 लेस देन इज इक्वल टू 1 क्यूब, ये तो गलत हो जाएगा ना, 1 क्यूब बड़ा थोड़ा होता है 2 से, 1 क्यूब तो 1 नहीं होता है, तो इसके लिए गलत हो गया। तो इसका मतलब 2 कामा 1 जो है विच इम्प्लाइज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर जो है इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर जो है वो भाई साहब सिमेट्रिक नहीं है। अब चलते हैं बेटा तीसरे पे, जिसे बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में देखिएगा, ट्रांजिटिव में बेटा मुझे दो पेयर चाहिए होते हैं, तो दो पेयर लेंगे पहले। एक मैं ले लेता हूँ, जैसे सपोज करते हैं एग्जांपल 10 3, तो 10 3 तो इसमें आएगा, है ना। ये यहाँ पे वैल्यू डाल के लिए 10 3 का क्यूब 27 बड़ा होता है। अब दूसरा पेयर मेरा 3 से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं बेटा 3,2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 3 अगर यहाँ पे डालू 2 का क्यूब 8, तो ये भी इसमें सेटिस्फाई करेगा, बिलोंग्स टू आर। अब देखो 10 3 जो है आर में है, तो इसका मतलब 10 की वैल्यू जो है, 10 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब, एंड 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब। बट अगर मैं इसको बीच में से छोड़ दूं, तो 10 लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो ये 10 से बड़ा नहीं होता, तो गलत हो जाता है। तो विच इम्प्लाइज, इसका मतलब ये 10,2 जो है ये आर में नहीं जाएगा। अगर ये आर में नहीं गया तो आर जो है इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, हो गया ये भी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर है, सेट कौन सा है बेटा 1 2 3, इसको ये नाम दे लेंगे। और आर भी मुझे बना के दे दिया, ये पूछा गया सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव, ये तो यहीं से दिख रहा है बेटा, सभी के पेयर इसमें नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 इसमें नहीं है। सिमेट्रिक में 1 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 2 1, 2 1 का 1 2 होता है। ठीक है, तो यहीं से बता दिया। अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। आर में मुझे पेयर पहले से दे रखे हैं, तो 1 1 2 2 3 थी, किसी का भी नहीं है, तो सीधा लिख देंगे बेटा जनरल फॉर्म में ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू
आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं फॉर ऑल, क्योंकि किसी भी नंबर का पेयर इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास जो आर है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये काम तो हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट सिमेट्रिक पे। अब देखिए बच्चों सिमेट्री कैसे करेंगे। सिमेट्री के लिए मुझे पता है यहाँ पे एक ही पेयर था 1 2 है ना, और 2 1 फिर 2 1 था, उसका रेसिप्रोकल भी था। तो यहाँ पे देखो बेटा ए बी जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज बी ए जो है वो भी किस में है, आर में है। तो हमारे पास आर जो है वो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। आर इज सिमेट्रिक। ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट ट्रांजिटिव पे। ये आ गया मेरे पास सी ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो बच्चों 1 2 और 2 1 ये दो पेयर दे रखे थे, दोनों आर में है, लेकिन 2 छोड़ देंगे तो 1 1 जो था वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर जो है इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी। अब चलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। कोई कॉलेज है, उसकी बुक्स है लाइब्रेरी में, उस पे सेट बनाया हुआ है, और आर कैसे डिफाइंड है, एक्स और वाई के जो नंबर ऑफ पेजेस सेम होने चाहिए, और बताना है क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करना है। पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो जब भी बेटा स्टेटमेंट आती है तो फ्लेक्सिबली क्या करना है, मुझे दोनों जगह सेम कर देना। तो यहाँ बनेगा एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर, शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है। तो दोनों सेम है बेटा, तो नंबर ऑफ पेजेस भी दोनों के होंगे सेम होंगे। तो इसका मतलब ये जो पेयर बनेगा एक्स कॉमा एक्स, ये कहाँ चला जाएगा, आर में। ठीक है। और यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये मेरा सेट था लाइब्रेरी का जिसका नाम क्या था, ए था। ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो देयरफॉर आर जो है वो बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। बराबर हो गया। अब चलते हैं पार्ट बी पे, सिमेट्रिक। ठीक है। अब सिमेट्रिक में देखिएगा बेटा एक पेयर लेट करके चलेंगे। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर ये बेटा आर में है इसका मतलब क्या है, इस पे डेफिनेशन लग जाएगी एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई के पेजेस सेम है, विच इंप्लाइज वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है। अगर एक्स वाई के नंबर ऑफ पेजेस सेम है तो वाई एक्स के भी सेम होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वाई कॉमा एक्स है कहाँ चला गया बेटा, आर में। देयरफॉर आर जो है वो सिमेट्रिक है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ये आ गया ऑप्शन सी, ये आ गया मेरा ट्रांजिटिव। तो हमें पता है बेटा ट्रांजिटिव में हमें दो पेयर लेकर चलना है। ठीक है। लेट एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है। इन दोनों पे पहले डेफिनेशन लगाएंगे। एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। फिर इस पे भी लगाते हैं एंड इसके अलावा y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है। विच इंप्लाइज एक्स और y के नंबर ऑफ पेज सेम है, y z की भी सेम है, तो इसका मतलब x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ
पेजेस। ठीक है जी, एक्स और जेड के नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो इसका मतलब ये जो पेयर बना है बच्चों एक्स कॉमा जेड, ये कहाँ चला जाएगा, आर में। तो आर जो है हमारे पास वो ट्रांजिटिव बन जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, और मुझे पूछा गया था क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है। अब ये फ्लेक्सी भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यही मुझे इसमें प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए मुझे दे रखा है इज गिवन बाय। रिलेशन कैसे डिफाइंड है बेटा, इसमें वही पेयर जाएंगे जिनका माइनस करके जो मॉड है वो इवन होना चाहिए, मतलब माइनस करके आंसर इवन नंबर आना चाहिए। बताना मुझे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और फिर बताना है कि ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट है 135 के, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब आर को सेटिस्फाई करेंगे। और जो एलिमेंट है 24 ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन 135 जो है वो is but no element of 135 is related to any element। 135 जो है वो 24 से रिलेटेड नहीं है, मतलब इनके जो पेयर है वो आर में नहीं जाएंगे। ठीक है, नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो आर मुझे दे रखा है बेटा, उसमें क्या लिखा है, ए माइनस बी का जो डिफरेंस है, ए और बी का डिफरेंस है वो इवन होना चाहिए। तो इसे बेटा जनरल वे में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव देखिएगा, आप इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। सेट ए में एलिमेंट दिए तो दूसरा सेट भी फिर मुझे ही लेना है। ठीक है, पेयर बना के वहां से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में सॉल्व करूंगा। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है बेटा, दोनों जगह सेम कर देना। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए माइनस ए। ठीक है, ए माइनस ए का मॉड जो है बेटा वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, इवन होता है, इज इक्वल्स टू 0 विच इज इवन। तो इसका मतलब ये जो पेयर बनेगा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और हमारे पास जो आर है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बराबर। अब चलते हैं बेटा सेकंड नंबर पे। ठीक है, जिसमें क्या रहता है हमारे पास, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या करते हैं बेटा, एक पेयर लेट करते थे, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, एक पेयर लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये पेयर बेटा आर में है तो इस पे फिर आर की डेफिनेशन लगेगी। इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, अगर ए माइनस बी का जो मॉड है वो इवन है, तो यहां से अगर मैं कॉमन ले लू माइनस, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बी माइनस ए, तो भी क्या रहेगा, इवन। और मॉड में माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो मॉड ऑफ बी माइनस ए ये कितना हो जाएगा बेटा, इवन हो जाएगा। अगर इवन हो गया तो फिर ये जो पेयर बनेगा ये कहां चला जाएगा, आर में। तो आर जो है वो हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है जी, अब चलते हैं नंबर 3 पे। थर्ड इज ट्रांजिटिव। थर्ड आएगा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या करते थे बच्चों, दो पेयर लेके चलते थे ना। तो लेट एक आ गया मेरे पास ए बी, और दूसरा आ गया बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, अब ए बी अगर आर में है तो फिर मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है वो सीधा सीधा इवन हो जाएगा, एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी वो भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये भी इवन है ये भी इवन है, तो दो इवन नंबर ऐड करेंगे तो आंसर इवन ही रहेगा। तो ये भी लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये क्या रह जाएगा, इवन ही रहेगा।
अब b यहाँ से कैंसिल, तो ये बनेगा a माइनस सी। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, इवन। तो फिर ये जो पेयर बना a कॉमा सी कहाँ चला जाएगा, r में। r क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब r जो है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक तो हमने प्रूफ कर दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके आगे बेटा नेक्स्ट मुझे क्या पूछा गया था, कुछ और भी पूछा गया था इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाते हैं। मुझे पूछा गया था कि ये जो एलिमेंट है 135 रिलेटेड टू ईच अदर। 135 जो 135 से रिलेटेड है, और जो 24 है वो 24 से रिलेटेड है, लेकिन 135 और 24 रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। अब देखो ये ऑड नंबर है, ठीक है। एक और 135 लूंगा, वो भी क्या है, ऑड नंबर। और दो ऑड नंबर अगर आप माइनस कर दो, ठीक है, तो आंसर क्या आना, हमेशा जीरो आ जाएगा। जैसे सेम सेम करूंगा तो जीरो आ जाएगा ना, और 1 - 1 करूंगा 0, 1 - 3 के, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 2 आ जाना है। मतलब ऑड नंबर कभी भी माइनस करो इन जनरल, तो उनका आंसर हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है। इसी तरह से बेटा 2 4 और दूसरे भी क्या है 2 4, 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 - 4 ये भी 2 क्या हो जाएगा ना, तो इनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, इवन आएगा। मतलब ऑड नंबर अगर माइनस करोगे तो भी आंसर इवन होता है, इवन नंबर माइनस करोगे तो भी आंसर क्या होता है, इवन होता है। लेकिन अगर एक ऑड एक इवन है, तो उस केस में आंसर जो है आपका ऑड नंबर होता है। जैसे 1 - 2 1 होता है, 1 - 4 3 होता है। तो इसलिए ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन ये दो आपस में रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको लिख के दिखाते हैं कि इसको लिखना कैसे है। तो यहाँ देखिए बेटा, इसे कैसे लिखेंगे, वी नो दैट, ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है ऑफ एनी टू ऑड, या फिर ब्रैकेट में लिख लेते हैं बेटा इवन। ठीक है, ऑड या फिर ब्रैकेट में इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज इवन, हमेशा एवन ही रहेगा। इसीलिए हेंस ये जो 135, ठीक है, 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसे ही लिखा था, स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, 135 इज रिलेटेड टू ईच अदर। हाँ, ऐसे लिखना है, 135 रिलेटेड टू ईच अदर एंड नेक्स्ट था मेरे पास 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये आपस में रिलेटेड है। लेकिन बात रही बेटा 1 3 5 एंड 2 4, बट नो एलिमेंट, ऐसे लिख लेते हैं 1 3 5 एंड 2, 4 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज, इसका रीजन क्या है, बिकॉज डिफरेंस ऑफ एनी टू odd and even number is always odd number। ठीक है, अब ये आपस में रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, इसलिए ये आपस में रिलेट नहीं करेंगे। लेकिन 135 जो है 135 से रिलेट करेगा और 24 से ही रिलेट करेगा। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, मुझे सेट ए दे रखा है, क्या लिखा उसमें, x बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर्स,
और x की वैल्यू 0 to 12, मतलब इसमें जो नंबर है 0 से 12 तक है। रिलेशन कैसे डिफाइंड है बेटा, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि माइनस करके आंसर जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। और मुझे पूछा गया क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है, पहले तो मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा मेरा रिफ्लेक्सिव, पहला पार्ट ये आ गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है मुझे, अब यहाँ देखो बेटा रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, यहाँ पे मुझे दोनों सेम ले लेने हैं। तो ऐसे आएगा a माइनस ए, ये कितना आएगा 0, और ये क्या होगा इज मल्टीपल ऑफ 4। 0 जो है 4 के टेल में आता है, 4 into 0। अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर ये जो पेयर बना a कॉमा ए, ये हमारा कहाँ चला जाएगा R में, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, एक काम हो गया। अब चलते हैं दूसरे काम पे। दूसरा काम क्या था बेटा, सिमेट्रिक। ठीक है, ये आ गया सिमेट्रिक। अब यहां देखिए सिमेट्रिक में कैसे करेंगे, तो सिमेट्रिक में एक पेयर लेट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया बेटा लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R। अगर ये R में है तो इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी जो है इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऐसे ही होगा। अब यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, ये बनेगा b माइनस a। ठीक है, तो ये भी क्या होगा इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और मॉड की डेफिनेशन लगाओ तो माइनस ऑब्जर्व हो जाएगा यहाँ से, तो बनेगा यहाँ पे b माइनस a का जो मॉड है इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो फिर ये जो पेयर बना b कॉमा a, ये कहाँ चला जाएगा R में, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब चलते हैं बेटा पार्ट सी पे। ये आ गया मेरे पास ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में देखिए क्या करना होता है, मुझे दो पेयर लेके चलना होता है। तो यहाँ पे दो पेयर ले लेंगे, लेट a कॉमा बी और b कॉमा सी बिलोंग्स टू R। तो फिर दोनों पे लगेगी R की डेफिनेशन। इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 and mod of b minus c is multiple of 4। ठीक है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी क्या होगा इज मल्टीपल ऑफ 4। b कैंसिल, तो मॉड ऑफ a माइनस सी क्या हो जाएगा इज मल्टीपल ऑफ 4। तो फिर ये जो पेयर बनेगा a कॉमा सी कहाँ चला जाएगा R में, देयरफॉर R जो है वो बन जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है जी, तो R जो है वो बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है, सेम जैसे पहले किया था। अब इसके आगे कुछ पूछा गया था बेटा, इसके आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ऐसे देखिए, फाइंड द सेट ऑफ द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। मतलब इस दोनों पार्ट्स में 1 का पेयर किसके साथ बनेगा वो मुझे पूछा गया। ठीक है, अब देखो इस सेट में जो नंबर है 1 से लेके 0 से लेके 12 तक है। अब मुझे यहाँ पे इस केस की बात करूं तो यहाँ पे बेटा वही एलिमेंट जाएंगे जिनका डिफरेंस क्या आएगा मल्टीपल ऑफ 4। अब उसमें से एक नंबर 1 फिक्स हो गया। अब दूसरा कौन सा जाएगा, अगर मैं 0 डाल के देखूं तो 1 माइनस 0 1 है, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता। फिर उसके बाद में 1 डालूंगा तो वो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, 2 डालूंगा नहीं आएगा, 3 डालूंगा 2 नहीं आएगा, है ना। तो 4 डालूंगा 3 हो जाएगा, 5 डालूंगा 4 हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। फिर 5 पे आ गया, 6 पे नहीं आएगा, 7 पे नहीं आएगा, 8 पे, फिर 9 पे आएगा, है ना।
वो भी क्या होता है मल्टीपल ऑफ 4। फिर उसके बाद में बेटा आपके पास 10 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, है ना। तो दो ही पेयर बनेंगे, मुझे लगता है 2 या 3 पेयर ऐसे बनेंगे वन के साथ, जिनका डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 4, और वही उसमें जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो सेट ऑफ एलिमेंट यहाँ लिख देते हैं एंड में, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज, कौन कौन से नंबर आएंगे 1, 5, 9। ठीक है, क्योंकि 1 - 1 0 होता है, 4 के टेबल में आता है, 1 - 5 4 वो भी आता है, 1 - 9 8 वो भी आता है, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो 1 के साथ इस क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स रिलेटेड है वो क्या है 1 5 9। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो यहाँ देखिए बेटा पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आर में कौन से एलिमेंट जाएंगे जिसमें ए और बी आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले चलेंगे बेटा इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, तो ये आ गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या रहता है बेटा, दोनों एलिमेंट मुझे सेम कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू ए, ये तो हमेशा सही आएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू ए आएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, मेरा जो सेट था उसका नाम क्या था a। तो इसका मतलब ये जो पेयर है a कॉमा a, ये कहाँ चला जाएगा R में। इसका मतलब R जो है इज रिफ्लेक्सिव। ये काम हो गया। फिर चलते हैं दूसरे पे बेटा, सिमेट्रिक। ये आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मुझे एक पेयर लेट करना है, तो यहां देखो बेटा लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू R। अगर ये R में है तो बाय डेफिनेशन a और b बराबर होंगे, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू a, है ना। a b के बराबर है, b a के बराबर है, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये जो पेयर है b कॉमा a, ये भी कहाँ चला जाएगा R में। R जो है वो बन जाएगा सिमेट्रिक। दो। थर्ड देखिए ट्रांजिटिव। ये आ गया ट्रांजिटिव। इसमें क्या करना है बेटा, मुझे दो पेयर लेके चलना है। लेट ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी और बी सी दोनों आर में है, इसका मतलब ए बी के बराबर है एंड बी सी के बराबर है। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, विच इम्प्लाइज ए किसके बराबर है बेटा, सी के बराबर। देयरफॉर आपका ए कॉमा सी कहाँ चला जाएगा आर में, तो आर जो है वो बन गया ट्रांजिटिव। ठीक है जी, तो इसका मतलब देयरफॉर मैं लिख सकता हूं आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद में पूछा गया था ऐसे कौन से एलिमेंट हैं वन के साथ जिनका रिलेशन बनेगा इस केस में। ठीक है, अब देखो बेटा मेरे पास सेट जो था उसमें एलिमेंट थे 0 से लेके 12 तक, वन का किसके साथ पेयर बनेगा। इसमें देखो कैसे डिफाइंड है सेट, जिसमें एलिमेंट बराबर होंगे वही जाएंगे। तो अगर ए के बदले में 1 रख दिया तो फिर बी भी क्या होगा मेरे पास 1 होगा, तो ही बराबर होंगे तो ही जाएगा ना। तो इस केस में 1 का पेयर 1 के साथ ही बनेगा। ठीक है, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स related to 1 is वो खुद ही आएगा 1। ठीक है जी। विद क्वेश्चन नंबर 11 कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। रिलेशन बनाया गया बेटा आर किस पे बनाया गया, सेट ए पे। सेट ए में क्या है, वो सारे पॉइंट हैं गिवन बाय आर। पी क्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो रिलेशन में बेटा कौन से मेरे पास पॉइंट है जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आता है सेम आता है। ठीक है, बताना है क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर ये भी बताना है शो दैट अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी इज नॉट इक्वल टू 0 0 इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज द सेंटर। फिर मुझे बताना है कि बेटा जो सेट ऑफ पॉइंट आएगा जो पी से रिलेटेड है वो एक सर्कल बनाएंगे जो पी से पास करेगा और ओरिजिन
विद ओरिजिन एज अ सेंटर, उसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, तो इसे नोट करते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ देखिए हमने स्टेटमेंट जो थी रिलेशन की वो लिख दी है। तो रिलेशन में आर में क्या था, डिस्टेंस द पॉइंट पी का ओरिजिन से वो सेम था डिस्टेंस द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ये मुझे आर में दे रखा है। अब बेटा एक एक करके इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहला आ गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला आ गया रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में बेटा हम क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा हम दोनों जगह सेम कर लेंगे। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट लिखो या ऐसा लिख दो, एक ही बात है। तो ओपी जो होगा वो ओपी के बराबर ही होगा। ठीक है, फॉर ऑल पी जो है हमने कहां से लेना है, सेट से लेना है। तो अगर ओपी ओपी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे। इसका मतलब ये जो पेयर है पी कॉमा पी, ये कहाँ चला गया बेटा, आपका आर में चला गया। देयरफॉर आर जो है वो रिफ्लेक्सिव बन गया। एक हो गया। दूसरा जो है वो होता है बेटा सिमेट्रिक। ठीक है, सेकंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्री में क्या करेंगे बेटा, एक पेयर लेट करके चलेंगे आर में। लेट एक पेयर ले लेते हैं, जैसे P कॉमा Q बिलोंग्स टू R। अगर P Q R में है तो इसका मतलब क्या होगा, OP इज इक्वल्स टू OQ। बाय डेफिनेशन ये मतलब है, विच इंप्लाइज OQ इज इक्वल्स टू OP। अगर OP OQ के बराबर है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, OQ OP के बराबर होगा, तो फिर ये जो पेयर बनेगा, ठीक है, विच इंप्लाइज ये जो पेयर है Q कॉमा P, ये कहाँ चला जाएगा, R में। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरा आ गया बच्चों ट्रांजिटिव। फिर आ गया ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में बच्चों मुझे क्या करना है, दो पेयर लेके चलने हैं। ठीक है, एक पी क्यू ले लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं बेटा, क्यू आर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, पी क्यू कॉमा क्यू आर बिलोंग्स टू आर। अगर पी क्यू आर में है तो इसका मतलब क्या है, ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू एंड ओ क्यू किसके बराबर है बेटा, ओ आर के बराबर है। ठीक है, ओपी ओ क्यू बराबर है, ओ क्यू आर के बराबर है। तो विच इंप्लाइज हमारा ओपी और ओ आर भी बराबर हो जाएंगे। विच इंप्लाइज ये जो पेयर है पी कामा आर बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर जो है हमारा ट्रांजिटिव है। आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक चीज तो हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। अब आगे देखिए बच्चों, हमें पूछा गया था, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। तो मुझे क्या बताना है, सेट ऑफ पॉइंट जो पी से रिलेटेड है वो पास करेंगे पी से, वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं जो पी से पास करते हैं, और रीजन जो है जिनका वो सेंटर रहता है। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना वो देखिएगा। मैं मान लेता हूँ लेट पी जो जीरो के बराबर नहीं है, 0 0, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, बी अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन ठीक है, और एक पॉइंट और ले लेते हैं हम, एंड क्यू पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, वो इसके से साथ रिलेटेड है। बी एनी पॉइंट, ठीक है, ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, बी एनी पॉइंट इन अ प्लेन, इन अ प्लेन रिलेटेड टू पी। ठीक है, मतलब पी और क्यू आपस में रिलेटेड है, अगर सिंपल बात में बोलूं तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का फ्रॉम ओरिजिन वो सेम होगा, इज सेम एज
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, मतलब आपका जो ओपी है वो ओ क्यू के बराबर होगा, उसको हम के मान लेते हैं कि दोनों डिस्टेंस किसके बराबर है, के बराबर है। ठीक है, अब क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, यहाँ देखो एक्स वाई, दूसरा पॉइंट क्या है ओरिजिन, तो जो ओ क्यू डिस्टेंस है, ओ क्यू अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, के बराबर है ना, वो क्यों किसके बराबर था, के बराबर था। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, जो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट सर्कल। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और इस सर्कल का जो सेंटर है, विच रिप्रेजेंट सर्कल हैविंग सेंटर कितना है इसका, 0 0, और रेडियस कितना है, एंड रेडियस के। ठीक है, तो इसलिए बेटा जो जितने भी पॉइंट होंगे रिलेटेड टू पी होंगे वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे जो पी से पास करेंगे, इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज द सेंटर। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। सेम इसी तरह से सॉल्व करना है बेटा। रिलेशन आर जो है वो सेट पे बनाया गया, वो सेट कौन सा है, ट्राइंगल्स का, और वही दो ट्राइंगल जाएंगे जो आपस में सिमिलर होंगे, पहले इक्विवेलेंस बताना है, फिर मुझे तीन ट्राइंगल्स की साइड्स दे रखी है और बताना है इनमें से कौन सी आपस में रिलेट करेगी। ठीक है, चलिए बेटा नोट करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, आर हमने लिख दिया, तो आर में क्या थी, दो ट्राइंगल जो आपस में सिमिलर होंगी, तो सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव बताते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए स्टेटमेंट जब भी दी होती है दोनों जगह सेम कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, T1 इज सिमिलर टू T1। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये जो पेयर बनेगा बेटा ये कहाँ चला जाएगा, आर में चला जाएगा, और हमने जो टी लिया था, ठीक है, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू, टी जो थे उस सेट का नाम ए था, ठीक है, ए, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब देयरफॉर आर जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ठीक है जी, ये काम हो गया बेटा। अब चलते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में बच्चों हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स, यहाँ पे एक पेयर लेट कर लेंगे, लेट T1 कॉमा T2, ये पेयर जो है ये आर में है, तो इसका मतलब क्या होगा, T1 इज सिमिलर टू T2 which implies T2 is similar to T1। देखो T1 T2 के सिमिलर है या फिर T2 T1 के सिमिलर है, बात तो एक ही है। इसका मतलब ये जो पेयर है बेटा T2 कॉमा T1 ये चला जाएगा R में, तो R जो है हमारे पास सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट ट्रांजिटिव पे। पार्ट 3 आ गया हमारे पास ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम दो पेयर लेके चलेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, दो पेयर लेके चलेंगे। लेट एक ले लेते हैं बेटा T1 कॉमा T2 और दूसरा ले लेते हैं T2 कॉमा T3। ये किस में है, आर में है। डेफिनेशन लगाएंगे तो इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 जो है इज सिमिलर टू T3। तो T1 T2 के सिमिलर, T2 T3 के सिमिलर है, तो इसका मतलब T1 जो होगा इज
सिमिलर टू T3। तो फिर ये जो पेयर बनेगा T1 कॉमा T3, ये कहाँ चला जाएगा? R में। तो R जो है वो बन जाएगा ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव बन गया तो इसका मतलब R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक काम तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट मुझे क्या था, ट्राइंगल्स दे रखी थी 3। ठीक है, और मुझे पूछना था कि इनमें से कौन से ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। और मुझे पता है बेटा ट्राइंगल कौन सी सिमिलर होती हैं, जिनकी साइड्स का रेशियो क्या रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है ना। तो यहाँ पे देखिए T1 जो है उसकी जो साइड्स दे रखी है वो है 3, 4, 5। फिर बेटा जो T2 है उसकी साइड थी मेरे पास 5, 12, 13। और नेक्स्ट था T3, उनकी साइड्स का रेशियो था 6, 8, 10। तो साफ दिख रहा है बेटा इन दोनों की साइड्स का रेशियो क्या आएगा, आपस में प्रोपोर्शनल आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा बेटा 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 5/10। ये सारे का आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। देयरफॉर T1 जो है इज सिमिलर टू T3। ठीक है, तो इसका मतलब T1 और T3 जो है आपस में रिलेटेड है। देयरफॉर T1 कॉमा T3 ये कहाँ चला जाएगा, R में। इसीलिए देयरफॉर T1 जो है इज रिलेटेड टू T3। तो T1 T3 से रिलेटेड है। ठीक है, ये बाकी किसी की बेटा साइड्स में प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। रिलेशन R दिया है सेट ए पे, और ए में क्या है, सारे पॉलीगन्स हैं। ठीक है, और कैसे कैसे पेयर मिलेंगे जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन बताएंगे, फिर बताएंगे सेट ऑफ एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से के साथ कौन से ट्राइंगल जब पॉलीगन रिलेटेड होंगे विद साइड्स 3, 4 एंड 5। ये मुझे दे रखे। ठीक है, नोट करते हैं फिर इसके भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, नोट कर लिया हमने यार। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस के लिए इसको रिफ्लेक्सिव बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी बड़ी बार कर चुके हैं बच्चों। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, जब भी स्टेटमेंट दिए ये स्टेटमेंट लिखेंगे, दोनों को सेम कर लेंगे। तो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो फिर ये जो पेयर बना P1 कॉमा P1 ये कहाँ चला जाएगा बेटा, R में। ठीक है, और आपका P1 जो है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, A को कर रहा है। देयरफॉर ये जो सेट बन गया, सॉरी रिलेशन बन गया, R इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां से ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरा चलेंगे सिमेट्रिक पे। ये आ गया आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करेंगे बेटा, एक पेयर लेट करके चलेंगे। लेट ये पेयर ले लेते हैं P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R। अगर ये R में है तो इसका मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर मैं उल्टा कर दूं तो P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो P1 और P2 के नंबर ऑफ पेजेस सेम है, या फिर P2 और P1 के सेम है। बात तो एक ही है। इसका मतलब ये जो पेयर बना P2 कामा P1 ये कहाँ जाने वाला है, R में। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। तो हमारे पास R जो है वो सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा ट्रांजिटिव पे। थर्ड नंबर पे ये आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम दो पेयर लेके चलेंगे। लेट एक आ गया P1 कॉमा P2 एंड P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब P1 एंड P2 हैव
सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड इसके अलावा P2 and P3 have same number of pages। अब यहाँ देखो बेटा P1 और P2 के नंबर ऑफ पेज सेम है, P2 P3 की भी सेम है, तो इसका मतलब P1 और P3 की भी सेम होंगे। P1 and P3 have same number of pages। तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज ये जो पेयर बना P1 कॉमा P3 ये कहाँ चला गया R में, देयरफॉर R जो है वो ट्रांजिटिव है, R इज ट्रांजिटिव। तो कुल मिला के R जो है वो बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये काम तो हो गया। अब मुझे बोला गया बेटा सेट ऑफ एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3 4 5। और देखो बेटा जैसे यहाँ पे P1 और P2 है ना, अब यहाँ पे P1 में क्या मुझे ट्राइंगल दे रखी है, तो फिर P2 भी क्या होगा, ट्राइंगल ही होगा, क्योंकि वही आएंगे जिनके ये मैन सेम नंबर ऑफ पेजेस हो, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ साइड था, मैंने सेम नंबर ऑफ पेजेस कर दिया। तो इसको बेटा कट करके यहाँ पे साइड करना है, मैं कट कर देता हूँ साइड्स, यहाँ पे सारे का सारा ही कट होगा। ठीक है, तो इसको मैं कट करके साइड लिख देता हूँ, यहाँ पे भी साइड्स आ गया, अब यहाँ पे भी करना पड़ेगा साइड्स, और फिर यहाँ पे भी आ गया साइड्स, यहाँ पे भी साइड्स आ गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे भी साइड्स। ठीक है, तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ देखो अगर उसमें से P1 जो है ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसके साथ दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा। अब ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है, 3 होती है, तो इसका पेयर उसी के साथ बनेगा जिसकी नंबर ऑफ साइड सेम होंगी, तो दूसरा भी क्या रहेगा, सेट ऑफ ट्राइंगल ही रहेगा। तो ट्राइंगल का पेयर किसके साथ बनने वाला है बेटा, ट्राइंगल के साथ ही बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखो उसको कैसे लिखेंगे, वी नो दैट ये जो हमें दे रखा है साइड्स दे रखी 3,4,5 आर साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल की साइड है। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है मेरे पास, ये बेटा कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें पीजीटी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, तो उसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे तो नंबर ऑफ साइड दिखनी है। तो अगर ये ट्राइंगल तो इसके साथ दूसरा जो आएगा एलिमेंट वो भी क्या होगा, सेट ऑफ ट्राइंगल ही होगा। ठीक है, वी नो दैट 3 4 5 आर साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, देयरफॉर सेट ऑफ एलिमेंट्स related to T is the set of triangles, set of triangles। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया बेटा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कहता है बेटा, एल जो है सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन, आर रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि L1 कॉमा L2, L1 इज पैरेलल टू L2, जो दो लाइनें पैरेलल होंगी वही आर में जाएंगी। इक्विवेलेंस बताना है, फिर उसके बाद में बताना है कि इसके साथ कौन सी लाइंस के पेयर बनेंगे। ठीक है, नोट करते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, आर हमने लिख दिया, सबसे पहले इक्विवेलेंस बताना है, उसके लिए सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव बताएंगे। तो स्टेटमेंट के केस में रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा L1 इज पैरेलल टू L1, तो L1 L1 आपस में दोनों के होंगे, पैरेलल ही होंगे। इसका मतलब ये L1 कॉमा L1 ये चला जाएगा बेटा R में। फॉर ऑल L1 हमने कहां से उठाए थे, सेट से उठाए थे, और उस सेट का नाम जो था लेट L बी द सेट, L ही नाम है उसका। ठीक है, तो सेट का नाम क्या था, L था हमारे पास।
ऐसे। तो देयरफॉर आपका जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है। ये काम तो हो गया। दूसरा आ गया बेटा सिमेट्रिक। एक पे लेट करेंगे, लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। अगर ये R में है तो इसका मतलब बेटा L1 जो है इज पैरेलल टू L2 which implies L2 is parallel to L1। देखो L1 L2 के पैरेलल है, तो या फिर L2 L1 के पैरेलल बात तो एक ही है। तो इसका मतलब ये जो पेयर बना L2 कॉमा L1 ये चला गया R में, देयरफॉर R जो है वो सिमेट्रिक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा ट्रांजिटिव पे, पार्ट 3। ये आएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मुझे दो पेयर लेके चलने हैं। लेट L1 कॉमा L2 और L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। इन पे डेफिनेशन लगाएंगे। इसका मतलब L1 जो है इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। देखो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब विच इंप्लाइज L1 जो होगा वो पैरेलल होगा L3 के, इज पैरेलल टू L3। तो फिर ये जो पेयर बन गया विच इंप्लाइज L1 कॉमा L3 ये कहाँ चला गया R में, तो R जो है वो बन जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है। फिर मुझे पूछा गया था सेट ऑफ लाइन जो पैरेलल होंगी, एक लाइन मुझे दी थी। ठीक है, तो सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू y is equals to 2x plus 4 इज, मुझे पता है पैरेलल लाइन की क्या होती है, इक्वेशन सेम होती है, तो y is equal to 2x plus c। ठीक है, और c यहाँ पे क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे c इज ए रियल नंबर। तो जो भी लाइनें इसके पैरेलल होंगी उनकी इक्वेशन बेटा कैसी होगी, सेम ही रहेगी, बस कांस्टेंट जो है वो डिफर करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा हमने आज 11, 12, 13 और 14 क्वेश्चन सॉल्व किए। एग्जाम में इन चारों में से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।